नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित आपको कुछ और क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल सकते हैं। यदि आप सीपीसीटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से किस की कॉम्बिनेशन का प्रयोग क्लिपबोर्ड सामग्री को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से किस की कॉम्बिनेशन का प्रयोग, मतलब किस शॉर्टकट की का प्रयोग क्लिपबोर्ड सामग्री को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए किया जा सकता है। यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। हमारे कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कॉपी या कट किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हो या कॉपी करते हो तो वह कहां स्टोर हो जाता है? क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से किस की कॉम्बिनेशन का प्रयोग क्लिपबोर्ड सामग्री को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए किया जा सकता है। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी किया या कट किया तो वह कहां स्टोर हो जाएगा? क्लिपबोर्ड में। अब जो चीज क्लिपबोर्ड में रखी है, यदि उसे हमें अपनी फाइल में पेस्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं? यहां पर आपने कॉपी के लिए एक शॉर्टकट की यूज करी होगी, Ctrl+C। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? नॉर्मल Ctrl+C। इसी प्रकार से कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। आपने कॉपी, कट और पेस्ट के लिए यह तीनों शॉर्टकट की यूज करी हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है, यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? आपने जो Ctrl+V शॉर्टकट की यूज करी है वह तो ऑप्शन में ही नहीं दी गई है। मतलब यहां पर हम पेस्ट करने के लिए किसी और शॉर्टकट की का उपयोग भी कर सकते हैं। आप अभी तक कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते थे Ctrl+C से और पेस्ट करते थे Ctrl+V से, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में 2 और शॉर्टकट की होती हैं जिनसे हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। वही हमसे यहां पर पूछा गया है, क्योंकि Ctrl+V तो हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। आप कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल के साथ इंसर्ट की से, आपके कीबोर्ड में की होती है इंसर्ट की, Ctrl+Insert से किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो और Shift+Insert से किसी ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हो। आप Ctrl+C Ctrl+V का यूज कॉपी पेस्ट में करते हो, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में Ctrl+Insert से भी कॉपी होता है और Shift+Insert से पेस्ट हो जाता है। मतलब आंसर क्या होगा हमारा यहां पर? ऑप्शन नंबर सी, Shift+Insert से हम क्लिपबोर्ड की सामग्री को डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह पेस्ट का काम करती है। Ctrl+Insert कॉपी के लिए और Shift+Insert पेस्ट के लिए यूज होता है। यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमने एक सैंपल फाइल बनाई है। MS वर्ड के होम टैब में फर्स्ट सेक्शन होता है क्लिपबोर्ड। आप यहां से क्लिपबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड में आपको वह इंफॉर्मेशन शो की जाती है जो आप कट करते हैं या कॉपी करते हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारा क्लिपबोर्ड खाली है, एम्प्टी है। यदि हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से Ctrl+C को प्रेस करें, हमने Ctrl+C प्रेस किया तो आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ कॉपी हुआ और वह कहां स्टोर हो गया? क्लिपबोर्ड में। इस प्रकार से आप जो भी इंफॉर्मेशन कट करते हैं या कॉपी करते हैं वह कहां स्टोर हो जाती है? क्लिपबोर्ड में। आप इसको
पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस भी। आप देख सकते हैं हमने लास्ट टाइम पर डॉक्यूमेंट वर्ड को कट किया है तो पेस्ट करने पर वह पेस्ट हो रहा है। यह पेस्ट करने का वर्क आप शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी हम कॉपी या कट किए गए ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ यदि इंसर्ट की को प्रेस करें तो यह कॉपी का वर्क करता है। कंट्रोल प्लस इंसर्ट से कॉपी हो जाता है और शिफ्ट प्लस इंसर्ट से पेस्ट हो जाता है। तो कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। आप कंट्रोल इंसर्ट से भी कॉपी कर सकते हो। पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल भी, आप शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी पेस्ट कर सकते हो। और जो भी जानकारी हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं वह कहां स्टोर हो जाती है, क्लिप बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को दिए नाम को ब्लैंक कहते हैं। यूजर द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को दिए नाम को ब्लैंक कहते हैं। यूजर ने यदि किसी डॉक्यूमेंट को कोई नाम दिया है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फाइल नेम, ऑप्शन नंबर बी है प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी है डेटा। जब आप कोई फाइल बनाते हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो और उसको सेव करते हो तो आपको एक क्या देना होता है, फाइल का नाम देना होता है। मतलब यूजर द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को दिए नाम को क्या कहा जाता है, फाइल नेम। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, उसको सेव करते समय हमें फाइल का एक नाम देना होता है जिससे उस फाइल को हम पहचान सकते हैं। फाइल को सेव करते समय हम एक फाइल का नाम देते हैं जिससे हम उस फाइल को फ्यूचर में पहचान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल नेम। यूजर द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को दिए नाम को फाइल नेम कहते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस ब्लैंक का एक उदाहरण है। बायोस ब्लैंक का एक उदाहरण है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है बायोस ब्लैंक का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बायोस क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक प्रोग्राम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कहां स्टोर होता है, बायोस स्टोर होता है रोम में। बायोस कहां स्टोर होता है, रोम में। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है जो कि बायोस प्रोग्राम को स्टोर करती है। रोम रीड ओनली मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी है जिसमें बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है और रोम मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तो उसमें रोम चिप को फिट कर दिया जाता है और रोम में बायोस नाम का प्रोग्राम होता है जिसे फर्मवेयर भी कहा जाता है। फर्मवेयर, रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसे क्या कहा जाता है, फर्मवेयर, और वह होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्मवेयर। बायोस फर्मवेयर का एक उदाहरण है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस की कॉम्बिनेशन का प्रयोग एक्सेल वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जा सकता है। निम्न में से किस की कॉम्बिनेशन का प्रयोग एक्सेल वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जा सकता है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस की कॉम्बिनेशन का प्रयोग, की कॉम्बिनेशन मतलब शॉर्टकट की का प्रयोग एक्सेल की वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जा सकता है। एक्सेल की वर्कबुक मतलब एक्सेल की फाइल। हम एमएस एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं उसे कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है, वर्कबुक। हमसे पूछा गया है यदि हमें वर्कबुक को बंद करना है, फाइल को बंद करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल W, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल Q, ऑप्शन नंबर सी है ऑल्ट W, ऑप्शन नंबर डी है ऑल्ट Q। जब आप किसी सॉफ्टवेयर में कोई फाइल क्लोज करना चाहते हैं, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, तो आप कंट्रोल प्लस W का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस W से जिस सॉफ्टवेयर में आप वर्क कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर की फाइल क्लोज हो जाती है। फाइल, वह सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होगा,
वह सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होगा। कंट्रोल W से केवल उस सॉफ्टवेयर में ओपन फाइल क्लोज होती है। और यदि आपको सॉफ्टवेयर क्लोज करना है तो आप Alt प्लस F4 का यूज कर सकते हैं। Alt प्लस F4 से जो भी आपकी एक्टिव विंडो होती है, जो भी आपकी विंडो अभी ओपन होती है आपके सामने, उसको क्लोज कर सकते हैं आप किससे? Alt प्लस F4 से। मतलब सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए Alt प्लस F4 है और फाइल को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस W का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस W। MS एक्सेल की जो फाइल ओपन होती है वर्कबुक, उसको हम कंट्रोल W से क्लोज कर सकते हैं। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं MS एक्सेल पर। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक अभी न्यू फाइल बनाई है जिसका नाम है बुक1। एक्सेल की जो फाइल होती है उसे कहते हैं वर्कबुक और अपने आप मतलब इसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बुक1 होता है। अभी एक्सेल में हमारी जो वर्कबुक ओपन है उसका नाम क्या है? बुक1। अब यदि हमें इस फाइल को क्लोज करना है तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस W को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस W। आप देख सकते हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, केवल हमारी जो फाइल ओपन थी वह फाइल क्लोज हो गई है। कंट्रोल प्लस W से हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। और यदि हमें दोबारा एक नई फाइल बनानी है तो हम कंट्रोल N का यूज करेंगे। कंट्रोल N मतलब न्यू फाइल। तो यहां पर कंट्रोल W से फाइल को क्लोज किया जाता है और कंट्रोल N से न्यू फाइल को क्रिएट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किस प्रकार का कागज इस्तेमाल किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किस प्रकार का कागज इस्तेमाल किया जाता है? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किस प्रकार का कागज इस्तेमाल किया जाता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर की दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं यह प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय लो साउंड करते हैं, कम आवाज करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी हाई होती है। इंपैक्ट प्रिंटर स्लो स्पीड में वर्क करता है जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर फास्ट स्पीड में वर्क करता है। मैक्सिमम इंपैक्ट प्रिंटर में कंटीन्यूअस पेपर का यूज किया जाता है। कंटीन्यूअस पेपर मतलब पेपर का पूरा एक रोल लगा दिया जाता है और जिस साइज का हमारा प्रिंट आउट निकलता है उतना पेपर कट कर लिया जाता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है यह एक इंपैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है जिसमें कंटीन्यूअस पेपर का यूज होता है। कंटीन्यूअस पेपर मतलब पेपर का पूरा एक रोल लगा दिया जाता है और जितना प्रिंट आउट निकलता है उतनी साइज का पेपर कट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा जब आप बैंक में कोई डीडी बनवाने जाते हैं तो वहां पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होता है जो कि प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करता है। रेलवे में जब हम टिकट लेते हैं तो टिकट में जो प्रिंटर यूज होता है वह भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। और हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा मीटर की रीडिंग की जाती है, हमें एक बिल निकाल के दिया जाता है, वह भी एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जिसमें पेपर का पूरा एक रोल लगा होता है। कंटीन्यूअस पेपर लगा होता है, जितना प्रिंट आउट निकलता है उतना पेपर कट कर लिया जाता है। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसमें कंटीन्यूअस पेपर का यूज किया जाता है। कंटीन्यूअस पेपर मतलब एक रोल यूज किया जाता है, जबकि जो लेजर प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, उनमें पेपर की सीट यूज की जाती है, एक एक पेपर अलग अलग यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटीन्यूअस पेपर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कंटीन्यूअस पेपर का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदत्त एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो यूजर को क्लाउड में अपना डेटा स्टोर करने की सुविधा देती है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा
प्रदत्त मतलब माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड किया गया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो यूजर को क्लाउड में अपना डेटा स्टोर करने की सुविधा देती है। हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा प्रदान किया गया है जो कि यूजर को अपना डेटा क्लाउड में स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड का मतलब है इंटरनेट या नेटवर्क। क्लाउड का मतलब है इंटरनेट या नेटवर्क। जो आप इंटरनेट के माध्यम से सर्विस यूज करते हैं वह सभी क्लाउड की सर्विस होती हैं, जैसे कि ऑनलाइन डेटा को अपलोड करना, डाउनलोड करना। क्लाउड यूजर को इंटरनेट के माध्यम से मल्टीपल टाइप की सर्विस उपलब्ध कराता है। मल्टीपल कंपनी क्लाउड प्लेटफॉर्म को क्रिएट करती हैं। जो कंपनी क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाती हैं उन्हें कहा जाता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, गूगल है, यह सभी कंपनियां क्लाउड का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदत्त एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो यूजर को क्लाउड में अपना डेटा स्टोर करने की सुविधा देती है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है वन ड्राइव। वन ड्राइव नाम का एक क्लाउड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है जिसमें यूजर अपना डेटा स्टोर कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वन ड्राइव नाम का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है जिसमें यूजर अपना डेटा स्टोर कर सकता है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। माइक्रोसॉफ्ट अजूर, माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड का प्लेटफॉर्म है जिसके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म है? तो एक और होता है अजूर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा अजूर नाम का क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें यूजर क्लाउड की सर्विस को यूज कर सकता है। तो एक हो गया वन ड्राइव, एक हो गया अजूर। यह दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करना है तो निम्न में से किसका उपयोग करना होगा? ऑप्शन नंबर ए है एनआईसी, ऑप्शन नंबर बी है सीडी ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी है स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी है जॉयस्टिक। नेटवर्किंग के लिए हमारे कंप्यूटर में एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है एनआईसी कार्ड। यदि हमें अपने कंप्यूटर में नेटवर्किंग करनी है या कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करना है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एनआईसी कार्ड का होना आवश्यक होता है। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्किंग करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यदि हमें इंटरनेट कनेक्ट करना है तो दिए गए ऑप्शन में से एनआईसी की आवश्यकता होती है। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले निर्देश या प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले निर्देश या प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी है डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर डी है प्रोग्रामर। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर सिस्टम को यह बताता है कि किसी कार्य को किस प्रकार करना है। मतलब कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले निर्देश या प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कई प्रकार के निर्देश होते हैं जिसे हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम को यह बताता है कि किसी कार्य को किस प्रकार करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक कैरेक्टर्स की हाइट और विड्थ को प्रिंट करने के लिए संदर्भित करता है। ब्लैंक कैरेक्टर्स की हाइट और विड्थ को प्रिंट करने के लिए संदर्भित करता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैंक कैरेक्टर्स मतलब अक्षरों
की हाइट मतलब लंबाई, विड्थ मतलब चौड़ाई को प्रिंट करने के लिए संदर्भित करता है। मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन किसी कैरेक्टर की हाइट विड्थ को चेंज करता है या उसे सेट करता है। ऑप्शन नंबर ए है फॉन्ट साइज, ऑप्शन नंबर बी है बॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी है सेल, ऑप्शन नंबर डी है फॉन्ट स्टाइल। जब आप कोई कैरेक्टर प्रिंट करते हो, कोई अक्षर प्रिंट करते हो, तो उसकी हाइट विड्थ को चेंज करने के लिए आपको फॉन्ट साइज चेंज करनी होती है। फॉन्ट साइज चेंज करने पर जो भी कैरेक्टर लिखा होता है उसकी हाइट और विड्थ चेंज हो जाती है। जब आप किसी कैरेक्टर की, किसी शब्द की फॉन्ट साइज चेंज करते हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई चेंज हो जाती है। आप जिस प्रकार की फॉन्ट साइज यूज करते हो उसी प्रकार से आपका वह कैरेक्टर या वह वर्ड प्रिंट होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के द्वारा किसी कैरेक्टर की हाइट और विड्थ को हम अलग अलग साइज में, अलग अलग आकार में प्रिंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम के उस प्रकार को क्या कहते हैं जिसका निर्माण बिना किसी प्रारंभिक संग्रहण के होता है? रोम के उस प्रकार को क्या कहते हैं जिसका निर्माण बिना किसी प्रारंभिक संग्रहण के होता है? रोम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रोम के उस प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कोई इनिशियल प्रोग्राम स्टोर नहीं होता है। हमसे रोम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रोम के उस टाइप को क्या कहते हैं जिसका निर्माण करते समय उसमें किसी भी प्रकार के इनिशियल प्रोग्राम को स्टोर नहीं किया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी रोम होती है जो जब बनाई जाती है तो उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं होता है। रोम से संबंधित यह क्वेश्चन है। रोम जो कि रीड ओनली मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रोम जो कि हमारे कंप्यूटर की एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब यह परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वह परमानेंटली स्टोर होता है। रोम के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, तीसरा होता है ईईपी रोम। रोम के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। जो पी रोम होती है इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जबकि ईईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है वह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। रोम के एक टाइप हमने देखा पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक टाइप हमने देखा ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रोम के उस प्रकार को क्या कहते हैं जिसका निर्माण बिना किसी प्रारंभिक संग्रहण के होता है। मतलब ऐसी कौन सी रोम होती है जो बनाते समय उसमें किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम को स्टोर नहीं किया जाता है, वह होती है पी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब एक ऐसी रीड ओनली मेमोरी जिसमें आप एक बार अपना प्रोग्राम स्टोर कर सकते हो। पी रोम का मतलब क्या है? यह ब्लैंक रोम होती है जिसमें यूजर अपना प्रोग्राम एक बार स्टोर कर सकता है। मतलब जब कंपनी ने इसे बनाया तो कंपनी ने इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं किया, इसमें कोई प्रोग्राम स्टोर नहीं किया, आप अपना प्रोग्राम इसमें स्टोर कर सकते हो। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम। यह ब्लैंक रोम आती है जिसमें यूजर अपना प्रोग्राम स्टोर कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पी रोम। रोम के उस प्रकार को पी रोम कहते हैं जिसका निर्माण बिना किसी प्रारंभिक संग्रहण के होता है। मतलब जब कंपनी इसे बनाती है तो इसमें कोई भी इनिशियल प्रोग्राम स्टोर नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पी रोम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम सिस्टम को बूट कर रहे होते हैं और यह पूरी तरह बूट हो जाता है और कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है तो स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित होता है? जब हम सिस्टम को बूट कर रहे होते हैं
और यह पूरी तरह बूट हो जाता है और कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है तो स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित होता है। कंप्यूटर को बूट करना मतलब कंप्यूटर को ऑन करना। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना। बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है, कंप्यूटर सिस्टम बूट हो जाता है, तो हमें जो पहली स्क्रीन दिखती है वह कहलाती है डेस्कटॉप। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद हमें जो पहली स्क्रीन दिखाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम बूट होने के बाद या कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद जब वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, जो हमें पहली स्क्रीन दिखाई जाती है वह क्या कहलाती है, डेस्कटॉप। मतलब कंप्यूटर को बूट करने के बाद जो हमें पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर उस सिंबल को क्या कहा जाता है जो एक डिस्क, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है। स्क्रीन पर उस सिंबल को क्या कहा जाता है जो एक डिस्क को, एक डॉक्यूमेंट को या प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है कीज, ऑप्शन नंबर बी है कैप्स, ऑप्शन नंबर सी है आइकन, ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर। तो स्क्रीन पर हमें जो स्मॉल साइज के ग्राफिक्स शो किए जाते हैं, सिंबल शो किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है आइकन। आइकन किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि किसी डिस्क को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी सॉफ्टवेयर को, वह क्या कहलाता है, आइकन। आइकन एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और आइकन को हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीन पर उस सिंबल को आइकन कहा जाता है जो एक डिस्क को, डॉक्यूमेंट को, प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है जिसे सिलेक्ट भी किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, स्क्रीन पर शो होने वाले स्मॉल ग्राफिक्स को क्या कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वह कहलाता है आइकन। आइकन एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग, क्लिकिंग, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैगिंग निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस के प्रयोग से जुड़े कार्य हैं। पॉइंटिंग, क्लिकिंग, डबल क्लिक, राइट क्लिक और ड्रैगिंग निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस के प्रयोग से जुड़े कार्य हैं। हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है यह सभी वर्ड किस डिवाइस के कार्य से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी है माउस, ऑप्शन नंबर डी है हेडफोन। पॉइंटिंग, क्लिकिंग, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैगिंग यह सभी कार्य किससे किए जाते हैं, माउस से। माउस जो कि एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब इसके द्वारा आप स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं। और ड्रैगिंग का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो यह सभी कार्य किसके होते हैं, माउस के। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी माउस। पॉइंटिंग, क्लिकिंग, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैगिंग माउस की वर्किंग होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में उस एरिया को दर्शाता है जहां डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से सेव होता है जब हम उस पर काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में उस एरिया को दर्शाता है जहां डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से सेव होता है जब हम उस पर काम करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऐसा एरिया होता है जहां पर हम किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो वह डॉक्यूमेंट स्टोर हो जाता है। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो, किसी प्रोग्राम को रन करते हो तो वह प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में आ जाता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी होती है रैम। रैम में टेम्परेरी डेटा को स्टोर किया जाता है। जब भी हम
कोई फाइल ओपन करते हैं, कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, तो उसको प्राइमरी मेमोरी में मतलब रैम में स्टोर कर दिया जाता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि करंट टाइम पर यूज होने वाले डेटा को स्टोर करती है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जो कि कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रैम। जब हम किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं तो वह डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप में कहां सेव हो जाता है? रैम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक्सेल में एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है। ब्लैंक एक्सेल में एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एक एमएस एक्सेल का वैलिड डेटा टाइप नहीं है। जब आप एक्सेल में कोई टेबल बनाते हैं, कोई डेटा तैयार करते हैं, तो वहां पर आपको अलग अलग प्रकार का डेटा भरना होता है, जैसे कि नंबर है, टेक्स्ट है, परसेंटेज है, करेंसी है। आप कई प्रकार का डेटा एक्सेल में यूज करते हैं। सभी प्रकार के डेटा को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए डेटा टाइप यूज किए जाते हैं। एक्सेल में मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि नंबर है, टेक्स्ट है, करेंसी है, साइंटिफिक है, कई प्रकार के होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैंक में से एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है। तो नंबर तो एक्सेल का डेटा टाइप होता है, टेक्स्ट भी होता है, साइंटिफिक भी होता है, लेकिन एक्सेल में लेबल नाम का डेटा टाइप नहीं होता है। एमएस एक्सेल में नंबर डेटा टाइप होता है, टेक्स्ट होता है, साइंटिफिक होता है, लेकिन लेबल नाम का डेटा टाइप नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेबल एक्सेल में एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एमएस एक्सेल के होम टैब में यहां पर डेटा टाइप की लिस्ट होती है, जिसमें आपको मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर लेबल नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देता है? पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। यदि हमें पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन में एक साथ मल्टीपल स्लाइड को सिलेक्ट करना है, एक से अधिक स्लाइड को सिलेक्ट करना है, तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है ऑल्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर बी है स्लाइड पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर सी है शिफ्ट के साथ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। और ऑप्शन नंबर डी है टैब के साथ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। जब आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो तो एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड होती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि हमें एक से अधिक स्लाइड को सिलेक्ट करना है तो हम कौन से विकल्प का यूज करेंगे? यदि आपको एक से अधिक स्लाइड को सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट की को प्रेस करना होता है और जिस स्लाइड को आपको सिलेक्ट करना है उस पर आपको क्लिक करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। एक से अधिक स्लाइड सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट की को प्रेस करें और जिस स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। इसको हम एमएस पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं पावर पॉइंट पर। यह हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसमें हमने मल्टीपल स्लाइड को तैयार किया है। आप देख सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड है। अभी हमारी 1383 नंबर की स्लाइड सिलेक्ट है। अब यदि हमें और भी स्लाइड सिलेक्ट करनी है तो हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और उस स्लाइड पर क्लिक करेंगे जो स्लाइड हमें सिलेक्ट करनी है। इस प्रकार से आप एक साथ मल्टीपल स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से आप कंट्रोल की के साथ भी कंट्रोल की को प्रेस करके स्लाइड पर क्लिक करके मल्टीपल स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब कंट्रोल के साथ क्लिक करके या शिफ्ट के साथ क्लिक करके हम एक साथ मल्टीपल स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट ब्लैंक वर्कशीट होती हैं। एमएस एक्सेल 2016 है वर्कबुक में
बाय डिफॉल्ट ब्लैंक वर्कशीट होती हैं। एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस एक्सेल 2016 की जो वर्कबुक होती है, वर्कबुक मतलब एक्सेल की फाइल, उसमें बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप कितनी वर्कशीट होती हैं। एक्सेल की जो फाइल होती है उसे हम कहते हैं वर्कबुक, और एक्सेल में हमें जो डॉक्यूमेंट मिलता है, जो पेज मिलता है, उसे कहा जाता है वर्कशीट। हमसे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि एमएस एक्सेल की एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं। तो एमएस एक्सेल 2016 की जो वर्कबुक होती है उसमें बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है, एक वर्कशीट। जब आप एक्सेल में कोई नई फाइल बनाते हैं तो उसमें आपको केवल एक वर्कशीट प्रदान की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1। इसको एक्सेल पर हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल 2016 है, जिसमें हमने एक वर्कबुक बनाई है जिसका नाम है बुक 2। आप देख सकते हैं हमें बाय डिफॉल्ट यहां पर कितनी वर्कशीट दी गई हैं, एक वर्कशीट दी गई है, जिसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, शीट 1 होता है। तो एमएस एक्सेल 2016 में जो वर्कबुक बनती है उसमें बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने का सही तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने का सही तरीका है। यह क्वेश्चन भी एमएस एक्सेल से पूछा गया है। यदि हमें एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करना है तो हम कौन सा तरीका यूज करेंगे। चार्ट क्या होता है, चार्ट किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। यदि हमने एमएस एक्सेल में कोई टेबल बनाई है और टेबल के डेटा को यदि हमें पिक्चर्स में, ग्राफिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए चार्ट का यूज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल का चार्ट टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीपीसीटी के सभी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन चार्ट टॉपिक से संबंधित पूछे जाते हैं। हमारे चैनल पर चार्ट टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिस वीडियो में हमने चार्ट टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। आज हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने का सही तरीका है। यदि आपको एमएस एक्सेल में चार्ट बनाना है तो आप कौन सा तरीका यूज करेंगे। जो भी यूजर्स हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ट ऑप्शन है इससे संबंधित हमने कई क्वेश्चन समझे हैं और हमसे पूछा यह गया है कि चार्ट ऑप्शन को ऐड करने के लिए हमें कौन सा तरीका यूज करना है। तो आपने प्रीवियस वीडियोस में समझा है कि चार्ट ऑप्शन प्राप्त होता है इंसर्ट टैब में। चार्ट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है, इंसर्ट टैब में। जब आप इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा चार्ट। बाकी सब तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर फॉर्मूलाज टैब है, यहां पर डेट है, यहां पर व्यू है। जो हमें चार्ट ऑप्शन प्राप्त होता है वह कहां प्राप्त होता है, इंसर्ट टैब में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल का जो इंसर्ट टैब होता है, इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट से संबंधित कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में एनएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में एनएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। नेटवर्क क्या होता है, एक नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल डिवाइसेस और मल्टीपल कंप्यूटर का ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है। इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में एनएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एनएफएस का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। नेटवर्क फाइल सिस्टम, एनएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनएफएस का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में लास्ट कॉलम पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। एमएस एक्सेल से एक और क्वेश्चन मिला हमें, एमएस एक्सेल में लास्ट कॉलम पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है।
MS एक्सेल का एक क्वेश्चन और है, MS एक्सेल में लास्ट कॉलम पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की है। यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। जो MS एक्सेल है यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा देता है। जब आप MS एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं तो उसे कहा जाता है वर्कबुक, और एक्सेल का जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। एक्सेल की एक वर्कशीट मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम का कलेक्शन होती है। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। जो रो होती हैं वह होती हैं टोटल 10,48,576। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। 16,384 कॉलम होते हैं। एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट कॉलम पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। यहां पर हम एक साथ 4 शॉर्टकट की को समझने वाले हैं। यदि हमें डायरेक्ट लास्ट कॉलम पर जाना है तो क्या शॉर्टकट की होगी। यदि हमें डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम पर आना है तो क्या शॉर्टकट की होगी। यदि हमें डायरेक्ट लास्ट रो पर जाना है तो क्या शॉर्टकट की होगी। और यदि हमें डायरेक्ट फर्स्ट रो पर आना है तो क्या शॉर्टकट की होगी। यहां पर इन चारों शॉर्टकट की को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यह हमारी एक्सेल की वर्कशीट है। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती हैं। हमारा अभी जो कर्सर है वह फर्स्ट कॉलम पर है, ए नाम के कॉलम पर। यदि हमें डायरेक्ट लास्ट कॉलम पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ राइट एरो की को प्रेस करेंगे। राइट एरो की को कंट्रोल के साथ राइट एरो की को प्रेस करने पर हमारा कर्सर लास्ट कॉलम पर ट्रांसफर हो जाता है, जो कि होता है 16,384 नंबर का, और इसका नाम होता है XFD। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सेल में लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है। लास्ट कॉलम का नाम होता है XFD। तो हमने कंट्रोल के साथ राइट एरो की को प्रेस किया, हमारा कर्सर लास्ट कॉलम पर ट्रांसफर हो गया। अब यदि हमें वापस फर्स्ट कॉलम पर आना है तो हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की को, हमारा कर्सर फर्स्ट कॉलम पर ट्रांसफर हो गया। मतलब लास्ट कॉलम पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो की, फर्स्ट कॉलम पर आने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। इसी प्रकार से अभी हमारा कर्सर फर्स्ट रो पर है, 1 नंबर की रो पर हमारा कर्सर है। यदि हमें डायरेक्ट लास्ट रो पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करेंगे। डाउन एरो की को आप देख सकते हैं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करने पर हमारा कर्सर डायरेक्ट लास्ट रो पर ट्रांसफर हो गया है, जिसका नंबर है 10,48,576। अब यदि हमें वापस फर्स्ट रो पर आना है तो हम कंट्रोल के साथ अप एरो की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस अप एरो की, जिससे हम वापस फर्स्ट रो पर आ जाते हैं। तो यहां पर हमने 4 शॉर्टकट की समझी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल प्लस राइट एरो की से हम एक्सेल में लास्ट कॉलम पर जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। MS एक्सेल में लास्ट कॉलम पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।